एवरीवन, दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 कदम 2.0 सीरीज, जिसमें हम आपके सिलेबस को 30 टॉपिक में डिवाइड कर रहे हैं। हर एक टॉपिक से 30-30 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो कि आपकी रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी प्रीलिम्स के एग्जाम आपके सामने है। आपको रिवीजन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जितनी पढ़ाई कर रहे हैं उतनी ही ज्यादा ये जरूरत है कि आप उतनी ही ज्यादा रिवीजन भी उसकी करें, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब आप क्वेश्चन देखते हैं और आपने एक बार ही पढ़ा है तो वो चीजें दिमाग से निकल जाती है। सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो रिवीजन का बेस्ट तरीका है कि आप एमसीक्यू सॉल्व करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न भी एमसीक्यू पैटर्न में होने वाला है। तो इसीलिए हम आपके लिए एमसीक्यू लेकर आए हैं 30-30 हर एक टॉपिक से, ताकि हर एक टॉपिक से जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन और उनके टाइप जो है वो इसमें कवर हो सके, ताकि आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो। और हम सिर्फ ना एमसीक्यू सॉल्व कराते हैं, बल्कि हम इसके कॉन्सेप्ट पर भी बातें करते हैं। तो उससे रिलेटेड कोई चीज आपके रिवीजन में मिस हो गई होगी या फिर पढ़ाई करने में मिस हो गई होगी, तो इस वीडियो के जरिए आप वो चीजें रिवाइज बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये एमसीक्यू सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और साथ ही साथ हम पुराने एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है या उस टाइप के पैटर्न है वो भी इसमें ऐड करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं भावना वैष्णव आपके लिए साइंस के क्वेश्चन लेकर आती हूँ, जिसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, इन सभी विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। कंप्यूटर, अदर, इन सारे ही टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं एक एक करके। हमारे इतने सारे वीडियोस हो गए हैं, हमने फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अभी हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का ये 30 कदम वीडियो। देखिए, जैसे आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल जो आपकी आवर्त सारणी होती है उससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है आपके एग्जाम में, जहां जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम उन हर एक क्षेत्र को कवर करेंगे और वहां से प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन डायरेक्टली ना आए एग्जाम में, बट इन क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक से प्रश्न जरूर बनेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि कौन सा जो तत्व है वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाता है। ऑक्सीडेशन होने का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। ठीक है, तो मान लीजिए आपने आयरन को देखा होगा Fe, तो आयरन को आपने 2+ भी आप लिखते हैं, Fe 3+ भी लिखते हैं, तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ये। कभी इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा प्लस होने का क्या मतलब होता है? प्लस होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। धनी है, जो धनी है वही देगा, ऐसे याद रखिए ट्रिक से, जो धनी है वही क्या करेगा? देगा। आपके पास धन ही नहीं है तो आप कैसे देंगे? तो धन दिखेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनर है। ठीक है, तो ये कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है, कभी 3 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से अदर जो आपके होंगे जैसे मैग्नीज वगैरह, तो इसमें आप प्लस या 2+ भी देखेंगे, है ना। वैसे ही क्रोमियम में भी इस प्रकार का आप व्यवस्था देखेंगे कि ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं, यानी कि इनमें आप वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगा। बट जिंक एक ऐसा तत्व होता है जिसमें आपको सिर्फ Zn2+ व्यवस्था दिखेगी, यानी कि ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं या डोनेट करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जिंक का जो d ऑर्बिटल होता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, और अगर वो ऑक्टेट रूल फॉलो करे और अपने आप को स्टेबल कर दे, लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाए। देखो, ऑक्टेट रूल क्या होता है कि अपने जो वैलेंस शेल होता है या ऑर्बिटल होता है, वहां पर वो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। 2 8 8 वाला जो सिस्टम है, इसको ये फॉलो करना ही क्या कहलाता है? ऑक्टेट रूल, है ना। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ये फिल करना चाहते हैं। क्यों 8 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि अगर ये स्टेट मिल गया तो ये क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। और स्टेबल होना क्यों चाहते हैं? स्टेबल हो जाएंगे तो वो लोअर एनर्जी में आ जाएंगे, और नेचर में जो भी आपको तत्व मिलेंगे वो सब क्या चाहते हैं? वो लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, तो जिंक क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। इसीलिए ये 3 या 4 या और ज्यादा इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करता, इसीलिए हमको इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई नहीं देता। तो आंसर क्या हो जाएगा? जिंक हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, निम्न में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? क्या है? फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और नाइट्रोजन है। तो किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है? फ्लोरीन की। क्यों विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन का? क्या होता है? एटॉमिक नंबर 9 होता है। अब अगर इसके शेल में हम इलेक्ट्रॉन फिल करें तो सबसे अंदर क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर कितने हो जाएंगे बचे हुए? कितने बच गए? 7 इलेक्ट्रॉन।
एक साथ, ठीक है, 7 दोनों हो गए। अब इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। मैंने कहा कि नेचर में हर तत्व लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, यानी कि स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल होना चाहता है, तो स्टेबल होने के लिए इसको बाहरी जो आउटर शेल है इसमें क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन ताकि ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा क्यों, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, है ना। और साथ ही साथ में ज्यादा से ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो इसकी नेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन ये कोवेलेंट बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आपस में कर लेते हैं, ठीक है। और साथ ही ये रीजन तो है, इसके अलावा एक और रीजन होता है कि फ्लोरीन जो होता है, जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं की ओर आगे बढ़ते हैं, आपको दिखेगा कि नंबर ऑफ क्या होते जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं और एटम की साइज जो है वो छोटी होती जाती है। अब इसमें एटम की साइज बहुत छोटी होती है, तो आपस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, पास होंगे तो बहुत ज्यादा क्या होंगे, अट्रैक्टेड होंगे, खिंचे हुए महसूस करेंगे। और इसी वजह से भी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, साइज की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अगले सवाल में। विच एलिमेंट यूज्ड इन एलईडी लाइट्स एंड स्मार्टफोन स्क्रीन बिलोंग्स टू ग्रुप 13। ग्रुप 13 का वह कौन सा एलिमेंट है जो कि एलईडी लाइट्स और स्मार्टफोन स्क्रीन में यूज किया जाता है। तो पहले मैं आंसर बता देती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इंडियम। इंडियम जो तत्व होता है वो एलईडी लाइट्स और स्मार्टफोन्स में यूज किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये जो इंडियम होता है ये जाकर मिलता है किसके साथ में, टिन के साथ में, और इंडियम टिन ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, ITO। ये इंडियन टिन ऑक्साइड जो होता है ये क्या करता है, जो एलईडी लाइट्स और स्मार्टफोन की जो स्क्रीन होती है उस पर एक ट्रांसपेरेंट लेयरिंग देता है। और साथ ही जब आप इसके ऊपर टच करते हैं, स्क्रीन के ऊपर जब टच करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है और उस करंट की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, वोल्टेज चेंज हो जाता है। और जब भी उसकी करंट की वैल्यू चेंज होती है तो आपका जो स्क्रीन है उस टच को सेंस करता है, डिटेक्ट कर पाता है, और इस तरीके से आपके फोन में वो टच जो है वो काम करता है, ठीक है। तो ये रीजन होता है कि इंडियम जो है ये यूज किया जाता है टिन ऑक्साइड के साथ में, और इंडियम टिन ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, इंडियम। ओके, इंडियन नहीं है, इंडियम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। एक्सप्लेनेशन है, आपको मिल जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नोबल गैसेस इज फॉल्स। नोबल गैस या निष्क्रिय गैस जिसे आप कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं इनको, ठीक है, नोबल गैसेस, इनके विषय में कौन सा कथन जो है वो गलत है। वे रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। अब निष्क्रिय गैस है, नाम ही निष्क्रिय गैस है, तो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होंगे ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनकी बाहरी इलेक्ट्रॉन परत पूरी तरीके से भरी हुई होती है। क्या ये सच है, क्या उनकी बाहरी इलेक्ट्रॉन परत पूरी तरीके से भरी होती है, बिल्कुल सही। इनकी जो इनके वैलेंस शेल होते हैं या बाहरी परत होती है वो कैसी होती है, पूरी तरीके से फिल्ड होती है, इसीलिए ये क्या होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि भाई इनकी शेल तो है वो पूरी तरीके से भरी हुई है। अब इनको ना किसी को इलेक्ट्रॉन देना है ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है, क्योंकि ये स्टेबल हो चुके हैं, है ना, इसीलिए ये क्या करते हैं, क्रिया करना जरूरी नहीं समझते, इसीलिए ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। पूछा गया है कि गलत क्या है ना, हमको ये बताना है कि इसमें गलत क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, उनके क्वथनांक हीलियम और रेनॉन की ओर आगे बढ़ते हैं। सही है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ऊपर से नीचे क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो हीलियम का सबसे कम, फिर रेनॉन की ओर जैसे बढ़ते जाते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट भी आगे बढ़ते जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका डी, वे हमेशा आसानी से सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ये गलत है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि निष्क्रिय होते हैं, तो सहसंयोजक बंध कैसे बनाएंगे। सहसंयोजक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो ये सहसंयोजक बंध बिल्कुल भी नहीं बनाते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है क्या गलत है। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स टू प्रोड्यूस येलो ग्लो। जो पीले रंग की लाइट आपको स्ट्रीट लाइट जो पहले यूज किए जाते थे, अब इतने प्रयोग में नहीं आते, जो पहले के टाइम पे स्ट्रीट लाइट्स में येलो कलर निकलता था, वो किस तत्व के उपयोग की वजह से निकलता था? तो पहले आंसर पे बात करते क्या होगा, सोडियम। उसके बाद मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि सोडियम जो गैस होती है ये पीले रंग की लाइट देती है, अदर गैसेस में अलग अलग है ना, जैसे आपका नियॉन है रेड ऑरेंज टाइप का कलर देगा, मर्क्यूरी व्हाइट, ऑर्गन जो है ये वॉयलेट पेल वॉयलेट टाइप का कलर देता है, तो अलग अलग कलर्स देते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकते। यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है पीली रोशनी, तो पीली रोशनी सोडियम देता है। अब क्या होता है, सोडियम जो होता है वो चीप होता है ना। इसके अलावा बल्ब की लाइफ को बढ़ा देता है, बहुत लंबे समय तक टिकाऊ होता है बल्ब, ठीक है। सोडियम जो होता है वो क्या होता है, फॉग में भी दिखाई देता है सोडियम लाइट, तो इसी वजह से स्ट्रीट लाइट्स में सोडियम का उपयोग किया जाता है पीली रोशनी के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्के वजन वाले हवाई जहाज और सॉफ्ट ड्रिंक के कैन बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? द एलिमेंट यूज्ड इन मेकिंग लाइट वेट एयरप्लेन एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स केन्स इज। क्या होता है सॉफ्ट ड्रिंक केन और हवाई जहाज बनाने के लिए प्रयोग? हमारा आंसर होगा एल्यूमिनियम। देखो एल्यूमिनियम जो होता है ये अलग अलग चीजों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हवाई जहाज के लिए ड्यूरालुमीन यूज में लाया जाता है। ड्यूरालुमीन क्या होता है? ड्यूरालुमीन एल्यूमिनियम का एलॉय होता है, यानी कि मिश्र धातु होता है। और ड्यूरालुमीन जो होता है इसमें एल्यूमिनियम जो होता है ये कितना होता है, 90 to 95%। इसके अलावा कॉपर होता है ना, आपका मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है और आपका आयरन होता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये भी मौजूद होते हैं ड्यूरालुमीन के अंदर। तो ड्यूरालुमीन एलॉय होता है, मिश्र धातु, यानी कि बहुत अलग अलग प्रकार की धातुएं धातुओं से मिलकर बनता है, इसको ड्यूरालुमीन कहते हैं। ड्यूरालुमीन जो होता है लाइट वेटेड होता है लेकिन बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही हवाई जहाज के पार्ट्स बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए भी एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, एल्यूमिनियम, क्योंकि ये लाइट वेटेड होता है, हल्का होता है। सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए नहीं, सॉरी, सॉफ्ट ड्रिंक के केन्स बनाने के लिए। सॉफ्ट ड्रिंक का केन आता है जो, ठीक है, आप लोग जो भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते होंगे आपने देखा होगा, तो वो एल्यूमिनियम के आपके धातु से बना हुआ होता है, क्योंकि ये हल्का होता है, लाइट वेटेड होता है, और साथ ही उसके अंदर जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसके साथ किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। चलिए तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच एलिमेंट इज यूज टू प्रिजर्व फूड इन स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, मतलब कि भोजन को सुरक्षित रखने के लिए बहुत कम मात्रा में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? किस तत्व का? सल्फर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा आपका सोडियम बाइसल्फेनाइड, ये सब जो होते हैं ये बहुत कम मात्रा में जब प्रयोग किए जाते हैं भोजन में, जो बहुत लंबे समय तक जिनको यूज करना है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, इसके अलावा जैम्स हो गए, अचार हो गए, तो इनमें बहुत कम मात्रा में अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये सोडियम बाइसल्फेनाइड वगैरह डाल दिया जाता है तो ये सुरक्षित रहते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। होता है ना, डब्बे में अचार या जैम बहुत लंबे समय तक रखा हुआ होता है, ड्राई फ्रूट्स के डब्बे लंबे समय तक आपको स्टोर्स में मिल जाएंगे, है ना। तो इनको प्रिजर्व रखने के लिए सल्फर का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि सल्फर जो होता है वो बैक्टीरिया और फंजाई के डेवलपमेंट को क्या करता है? रोकता है, उनके विकास को, सॉरी, उनके ग्रोथ को रोकता है ना, डेवलपमेंट नहीं, उनके ग्रोथ को रोकता है, ठीक है, विकास को रोकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। एक ही समूह के तत्वों में रासायनिक गुण समान होंगे। ठीक बात है भाई, रासायनिक गुण समान है तभी तो उनको एक ही समूह में डाला गया है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो ऑब्वियस है, सही होगा। किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या बढ़ती है। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, सही है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या बढ़ती है। क्या हुआ था कि मॉडर्न जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें आपके परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में ही इनको रखा गया था बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या बढ़ती है। इसमें कहा गया है तीसरा स्टेटमेंट, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। ये गलत है। धातु ज्यादातर आपके बाईं ओर रखे गए हैं, दाईं ओर जो रखे गए हैं जितने भी, यानी कि राइट साइड पे जितने भी आपके एलिमेंट्स रखे गए हैं वो ज्यादातर अधातु है ना। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण कम होता है, ठीक है। यानी कि हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत है, 1 और 2 सही, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं और अगला सवाल है हमारा, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमॉन्ग ऑल एलिमेंट्स। इनमें से किस तत्व का गलनांक सभी तत्वों में सबसे ज्यादा होता है? तो ग्रेफाइट का सबसे ज्यादा होगा,
वैसे तो धातु की बात करता अगर, तो धातुओं में टंगस्टन का सबसे ज्यादा होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। लेकिन मेटल की बात करता तब, लेकिन ओवरऑल तत्वों में ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये कैसा नेचर शो करता है, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है ना। यानी कि इनको जब क्या किया जाता है, गर्म किया जाएगा, तो ये सॉलिड से सीधा किस में चेंज हो जाएंगे, गैस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कौन, ये ग्रेफाइट। तो ये कैसा सबलाइम नेचर जो है वो शो करते हैं। ठीक है, इसीलिए भी इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई माना जाता है इन सभी तत्वों में। लेकिन अगर धातु की बात करता, मेटल पूछता, तो क्या आ जाता, टंगस्टन आ जाता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। निम्न में से कौन सा पदार्थ कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो आप तो हमेशा से ये जानते हैं कि मर्क्यूरी जो है वो द्रव अवस्था में होता है, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि ऑप्शन सी में ए एंड बी दोनों दिया हुआ है। तो क्या ब्रोमीन भी द्रव अवस्था में होता है? बिल्कुल सही। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है -7 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 58 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों के बीच का है। तो यहाँ पर ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसीलिए द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ब्रोमीन भी पाया जाता है और मर्क्यूरी भी पाया जाता है, इसीलिए मर्क्यूरी का थर्मोमीटर में यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसे जो एक्सेप्शन वाले सवाल हैं ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मर्क्यूरी एक धातु है लेकिन फिर भी वो लिक्विड स्टेट में है, जबकि बाकी सारे धातु ज्यादातर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली मेटल दैट इज स्टोर्ड इन कैरोसिन इज। एकमात्र धातु जिसे कैरोसिन में संग्रहित किया जाता है। तो आपने बचपन से पढ़ा होगा सोडियम को कैरोसिन में रखते हैं क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होती है, लेकिन यहाँ पर तो सोडियम आपको दिख नहीं रहा है। तो इनमें से क्या है जो हाईली रिएक्टिव? पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम भी हाईली रिएक्टिव आपका एलिमेंट होता है जो कि आपके हवा से या जल से बहुत आसानी से क्रिया कर देता है और विस्फोट भी कर सकता है, बहुत खतरनाक होता है। इसलिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है जहां पर ये किसी भी मॉइस्चर से या एयर से कनेक्शन में नहीं रहते हैं। ठीक है, पोटेशियम इसका आंसर होगा। सोडियम भी होगा लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन में सोडियम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो पोटेशियम होगा। कंसिडर द स्टेटमेंट्स। पहला, नोबल गैसेस हैव कंप्लीट ऑक्टेट्स। निष्क्रिय गैसों में पूर्ण ऑक्टेट होता है। मैंने बताया था ऑक्टेट 2 8 8 वाला जो रूल फॉलो करें, यानी कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। ठीक है, तो निष्क्रिय गैसों में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इसीलिए वो आगे चलकर क्रिया नहीं करते। अब 8 तो पूरे हो गए तो इनको ना ही इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, इसीलिए क्या होते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर निष्क्रिय गैस आवर्त सारणी के समूह 18 में स्थित है। बिल्कुल सही है ना। ग्रुप 18 के ही जो आपके तत्व होते हैं उन्हें निष्क्रिय गैस कहा जाता है। ठीक है, आर्गन, नियॉन, ये सब सुना होगा आपने। ठीक है, तो एक और दो दोनों ही सही है, हम ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, कंसिडर द स्टेटमेंट। है ना, आपको बताना है कौन से कथन सही है, पूछा गया है। तो पहला है, आयनीकरण ऊर्जा सामान्यतः एक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या बाएं से दाएं बढ़ती है, ये हमको बताना है। दूसरा है, फ्लोरीन आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा रखता है। नहीं, ये गलत है। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी हम उस एनर्जी को कहते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। ठीक है, तो क्या होंगे, जैसे जैसे आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे वहां पर एटम का साइज जो है वो छोटा होता जाएगा और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड में होंगे जो वो क्या होंगे, ज्यादा अट्रैक्शन से खिंचे हुए होंगे। अब जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। तो इसीलिए बाएं से दाएं जब आप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या, फ्लोरीन की पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है? बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। काफी हाई होती है बट सबसे ज्यादा नहीं होती है। तीसरा है, आयनीकरण ऊर्जा समूह में ऊपर से नीचे आने पर घटती है। सही है ये। ठीक है, तो हमारे दो स्टेटमेंट सही है, 1 और 3, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, कंसीडर द स्टेटमेंट। क्षार धातुएं समूह 1 में रखी जाती हैं। एल्किली मेटल्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप 1। सही है। ग्रुप 1 के मेटल्स को क्या कहते हैं? क्षार धातुएं या एल्किली मेटल कहा जाता है। एल्किलाई अर्थ मेटल किन्हें कहा जाता है? ग्रुप 2 के मेटल्स को कहा जाता है। तो ग्रुप 1 क्षार धातु। क्षार धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है। सही है ना। ये आपने देखा जैसे लिथियम है,
है ना, सोडियम है, ये सब क्या है, बहुत ज्यादा ही अभिक्रियाशील होती हैं, इसीलिए तो उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं। ठीक है, क्षार धातु में अम्लीय ऑक्साइड बनाती नहीं, अब नाम है क्षार तो अम्लीय ऑक्साइड कैसे बनाएगा, ये तो ऐसे ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो ये बेसिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या आपका गलत, तो हमारे एक और दो स्टेटमेंट सही, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कंसिडर द स्टेटमेंट्स हैलोजेंस बिलोंग्स टू ग्रुप 17, क्या हैलोजन समूह 17 में आते हैं, सही है। 18 को कहा जाता है नोबल गैस या इनर्ट गैस या निष्क्रिय गैस, 17 को कहा जाता है हैलोजन ग्रुप, ग्रुप 1 को कहा जाता है क्या, अभी हमने पढ़ा एल्किली मेटल, और ग्रुप 2 को कहा जाता है क्या, एल्किली अर्थ मेटल। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु है, तो फ्लोरीन अधातु तो है, सही बात है। क्या ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, बहुत सही है। क्यों, क्योंकि वो मैंने आपको कहा कि उसके पास में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो खोजते रहते हैं कि वो कहाँ अभिक्रिया करे और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे। ठीक है, हैलोजन कमरे के तापमान पर एक परमाणु गैस होता है, नहीं, हैलोजन जो होता है, जितने भी हैलोजन गैसेस होते हैं वो सब रूम टेम्परेचर पर एक परमाणु नहीं होते हैं, डायएटॉमिक होते हैं। ठीक है, मोनोएटॉमिक कहने का मतलब जैसे H है तो H को आप H ही लिखते हैं, लेकिन H को H नहीं लिखते हम, H2 के फॉर्म में, O2 के फॉर्म में, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये सब क्या है, डायएटॉमिक, जिसमें 2 मॉलिक्यूल एक साथ रहते हैं और आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो हैलोजेंस क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे एक परमाणु के मोनोएटॉमिक नहीं होते, डायएटॉमिक होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टेटमेंट, अगेन आपको बताना है कौन सा सही है। धातुएं सामान्यतः आवर्त सारणी के बाएं पक्ष में पाई जाती हैं। मेटल्स आर यूजुअली फाउंड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सही है, बिल्कुल सही है। बाएं साइड पे ज्यादातर आपको धातुएं मिलेंगी, है ना, लेफ्ट साइड पे पीरियोडिक टेबल के। अधातुएं दाईं पक्ष में पाई जाती है, अब ऑब्वियस है, पहला सही है कि बाएं पक्ष में धातुएं पाई जाएंगी, तो अधातु से ही सीधी सी बात है, दाएं में ही पाई जाएंगी ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टेटमेंट, किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके प्रोटॉनों की संख्या बताती है। ये हमने इससे पहले वाले जो मॉलिक्यूल एटम वाले चैप्टर उसमें पढ़ा था कि प्रोटॉनों की संख्या ही उसकी परमाणु संख्या होती है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उसकी परमाणु संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में रखा गया है, बिल्कुल सही। आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक नंबर जैसे जैसे आप बाएं से दाएं की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है। ठीक है, सही है। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों की स्थिति द्रव्यमान से निर्धारित होती नहीं, द्रव्यमान से नहीं, परमाणु संख्या से निर्धारित होती है। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इनको रखा गया है, ना कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। ओके, तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल था मेंडलीव का, उन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इनको रखा हुआ था, लेकिन ये देखा गया मेंडलीव की जो आवर्त सारणी उसमें ये देखा गया 1896 में मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल दिया था, तो ये देखा गया था उन्होंने क्या रखा था, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन एलिमेंट्स को रखा था। तो उन्होंने ये देखा कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब इन एलिमेंट्स को रखा तो उनके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज मैच नहीं करते थे, फिर भी वो एक ही ग्रुप में थे। तो इसको चेंज करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया और उसके बाद इनको किस में रखा गया, परमाणु संख्या में। तो जो भी कमी थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में वो पूरी हो गई मॉडर्न आवर्त सारणी से। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कंसिडर द स्टेटमेंट हीलियम इज यूज्ड टू फिल बलून्स बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर। बिल्कुल सही, हीलियम जो होता है ये क्या होता है, लाइट वेटेड होता है, इसका वेट 4 यूनिट होता है और एयर का कितना होता है, 29 यूनिट होता है, क्योंकि एयर में आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस भी होती हैं, तो एयर से ये लाइट वेटेड होता है हीलियम, इसलिए गुब्बारों में भरा जाता है। ठीक है, हीलियम निष्क्रिय गैसों में आता है, बिल्कुल सही है ना, ग्रुप 18 के आपके एलिमेंट्स में आता है, निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस जिसे आप कहते हैं हीलियम। हीलियम अत्यधिक अभिक्रियाशील है, नहीं, निष्क्रिय है तो अभिक्रियाशील कैसे होगा, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द स्टेटमेंट सिलिकॉन इज यूज्ड इन मेकिंग मोबाइल फोन चिप्स। ठीक है, मोबाइल फोन का चिप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन। क्यों, सिलिकॉन एक मेटलॉइड होता है और साथ ही सेमीकंडक्टर के जैसे बिहेव करता है। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें
चालकता और कुचालक यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन, इसीलिए मोबाइल चिप बनाने के लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल सही। सिलिकॉन एक उपधातु है, मेटेलॉइड है। मेटेलॉइड मतलब कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज कभी कभी मेटल की जैसे दिखेंगे, कभी कभी नॉन मेटल की जैसे आपको केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलेंगी, इसीलिए ये क्या होते हैं, सिलिकॉन उपधातु या मेटेलॉइड होते हैं। सिलिकॉन समूह 1 में आता है, क्या ग्रुप 1 में आता है? बिल्कुल गलत, ये ग्रुप 1 में नहीं आता, कार्बन वाले ग्रुप में आता है। तो सिलिकॉन ग्रुप 1 का नहीं है, क्षार धातु नहीं है। तो 1 और 2 हमारे सही जवाब होंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द स्टेटमेंट आयोडीन का विलयन एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग में लाया जाता है, क्या सही है? हाँ, आयोडीन जो होता है इसके सोल्यूशन को एंटीसेप्टिक के रूप में यूज में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि आयोडीन जो होता है ये बैक्टीरिया, फंगस, इन सबके ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, तो जो कहीं पर भी आपको घाव हो जाए या कट लग जाए तो टिंचर, वो आयोडीन बेस्ड टिंचर होता है ना जो डॉक्टर्स लगाते हैं, जिससे बहुत पेन होता है, जलन होती है, तो उसमें आयोडीन का यूज किया जाता है। बिल्कुल सही है। फिर आयोडीन हैलोजन ग्रुप में आता है, सही बात है। आयोडीन जो है वो हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट है ना, ग्रुप नंबर 18 जो कि निष्क्रिय होते हैं, सॉरी ग्रुप नंबर 17, हैलोजन जो है वो ग्रुप नंबर 17 के हैं, है ना। चलिए, आयोडीन कमरे के तापमान पर गैस होता है? नहीं, आयोडीन जो होता है वो कमरे के तापमान पर ठोस यानी कि सॉलिड होता है, और ये सॉलिड होता है, लेकिन जब इसको टेम्परेचर दिया जाता है तो ये सॉलिड से लिक्विड और फिर गैस नहीं बनता, ये सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है। ये वॉयलेट कलर का होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा भी टेम्परेचर इसको मिलता है ये तुरंत गैस के फॉर्म में उड़ जाता है। ठीक है, तो लिक्विड नहीं बनता, सॉलिड से गैस बनता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। तो 1 और 2 हमारे सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द स्टेटमेंट आर्गन इज यूज्ड इन बल्ब टू प्रिवेंट द फिलामेंट फ्रॉम रिएक्टिंग। देखो, जो बल्ब होते हैं आपके, ऐसे जो बल्ब होते हैं, इनमें आप देखेंगे इस तरीके से एक फिलामेंट होता है, टंगस्टन फिलामेंट रिंग जैसा होता है। ठीक है, अब ये जो फिलामेंट होता है, टंगस्टन होता है, ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये इनमें ऑक्सीडेशन होता है, और जब ये रिएक्शन करते हैं और ऑक्सीडेशन होता है तो इनमें क्या होता है, जब उसको ऊर्जा मिलती है, हीट मिलती है, तो वो लाइट के जैसे जलता है, उससे रोशनी निकलती है टंगस्टन से, ये उसका क्या होता है, गुण होता है। इसी वजह से टंगस्टन फिलामेंट का यूज किया जाता है बल्ब में। लेकिन ये टंगस्टन फिलामेंट में जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो ऑक्सीडेशन होकर ये फिलामेंट जो है वो होता है रिड्यूस होने लगता है, कम होने लगता है, अगर वैक्यूम में है तो। लेकिन अगर बल्ब के अंदर आर्गन गैस भर दी जाती है तो आर्गन गैस क्या है, इनर्ट गैस है। अब ये इनर्ट गैस क्या करेगी, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा था उसको रोकेगी, अभिक्रिया को रोकेगी, क्योंकि ये निष्क्रिय गैस है। तो अभिक्रिया को जब ये रोकेगी तो फिलामेंट जो है वो लंबे समय तक टिकेगा, लंबे समय तक चलेगा। इसलिए बल्ब में फिलामेंट की प्रतिक्रिया को रोकने के लिए आर्गन गैस भरी जाती है। बिल्कुल सही। आर्गन कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप 18। इनर्ट गैस बिल्कुल सही है। आर्गन अत्यधिक अभिक्रियाशील है, ये बिल्कुल गलत है, ये कैसी है, निष्क्रिय है ना। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत है, 2 स्टेटमेंट सही है, 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर अमंग नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट। स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले तत्वों में किसकी परमाणु संख्या सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर देखो, परमाणु संख्या वैसे तो प्लूटोनियम की ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न कहा गया स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से, ये भी बोला जा सकता है प्राकृतिक नेचुरली या स्वाभाविक रूप से, जो प्रकृति में वैसे के वैसे मिलते हैं। तो प्लूटोनियम जो है वो प्रकृति में ज्यादातर उस रूप में नहीं मिलते हैं, यूरेनियम के अपघटन के द्वारा ही प्लूटोनियम बनते हैं। तो अगर ये शब्द जोड़ दिया जाए तो आंसर हमारा यूरेनियम होगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 92 है ना। तो इस तरीके से यूरेनियम का हमारा सबसे ज्यादा परमाणु संख्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको अपने क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है, ऐसे ही धड़ल्ले से आंसर नहीं लगाना है। ठीक है, तो वहां पे नेचुरली शब्द जो है उसने पूरे आंसर के पैटर्न को बदल दिया है। ठीक है, तो हमको बहुत ध्यान से देखना है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्लॉक तत्वों को किस नाम से भी जाना जाता है। उपधातु, क्षार धातु, संक्रमण तत्व या निष्क्रिय गैस। तो संक्रमण तत्व कहा जाता है डी ब्लॉक को, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ये इनके जो बैलेंस स्टेट होते हैं वो एक से दूसरे में ट्रांजिशन कर सकते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस ब्लॉक में हमने देखा, एस ब्लॉक में एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। उसके बाद फिर डी ब्लॉक में आपके क्या आ गया, ट्रांजिशन एलिमेंट। पी ब्लॉक में ज्यादातर आपको कैसे मिलेंगे, नॉन मेटल्स मिलते हैं ज्यादातर। चलिए
और निष्क्रिय गैस हमने पढ़ा, निष्क्रिय गैस कौन से हैं? ग्रुप 18 है ना, ग्रुप 18। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर और आ जाते हैं। विच ग्रुप इज नोन एज हैलोजेंस? हैलोजन किन्हें कहा जाता है? ग्रुप 17 को कहा जाता है। ग्रुप 1 को क्या कहा जाता है? एल्कली मेटल। ग्रुप 2 को क्या कहा जाता है? एल्कली अर्थ मेटल। ग्रुप 17 को अभी हमने देखा क्वेश्चन में हैलोजेंस, और ग्रुप 18 को इनर्ट गैस या नोबल गैस। नाम याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बन सकते हैं, बहुत आसान है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रुप 17 क्योंकि पूछा गया है हैलोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रांजिशन मेटल इज वाइडली यूज्ड इन स्टेनलेस स्टील ड्यू टू इट्स कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी? यानी कि कौन सी संक्रमण धातु जंगरोधी गुण के कारण स्टेनलेस स्टील में व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाती है? अब देखो, स्टेनलेस स्टील बनाई तो बेसिकली जाती है आयरन से, लेकिन आयरन में क्या होता है? रस्टिंग होता है। अब आपके घर के जो बर्तन है, आपने कभी देखा कि उसमें रस्टिंग होती है? नहीं होती है, क्योंकि भाई उनको तो हमको एयर, पानी, इन सब में यूज करना है, रोज बर्तन धोने हैं। अब लोहे से डायरेक्ट प्योर लोहे से बना दे तो रस्टिंग हो जाएगी। इसीलिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं जिनमें एंटी रस्टिंग प्रॉपर्टी पाई जाए, जंगरोधी गुण पाई जाए। तो कौन है? क्रोमियम जो होता है ये रिएक्शन नहीं करने देता है, ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आकर ऑक्सीडेशन को रोकता है, इसीलिए इनमें एंटी रस्टिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। और स्टेनलेस स्टील बनाने में आयरन के साथ में इसको क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्योर आयरन में बहुत ज्यादा रस्टिंग हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमियम। निकल भी यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगर निकल भी देता तो क्रोमियम निकल दोनों आएगा, बट यहाँ पे क्रोमियम दिया हुआ है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। रीड द स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट। फर्स्ट दिया हुआ है कॉपर एलिमेंट इज फायरवर्क्स, इन फायरवर्क्स गिव अ ग्रीन कलर। आपने आतिशबाजी में देखा हो गया तो देखा होगा कि कॉपर जो है उसकी वजह से ग्रीन कलर आता है, ग्रीन ब्लू टाइप। फिर दूसरा है क्रिप्टॉन का यूज अग्निशामकों में किया जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आतिशबाजी जब होती है तो उसमें क्या होता है, जो कॉपर या कॉपर के जो सॉल्ट होते हैं, जब उनको आग के कांटेक्ट में लाया जाता है तो वो जलते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, और एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन एनर्जी अदर एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं। फिर उस एनर्जी लेवल से धीरे धीरे जब वो ग्राउंड लेवल पर आने लगते हैं, तो ग्राउंड लेवल पर जब वो आते हैं तो वो यूवी रे देते हैं, सॉरी विजिबल लाइट देते हैं। ये जो विजिबल लाइट होती है, इसका जो रेंज आप बोल सकते हैं ये 500 से 560 नैनोमीटर के आसपास होता है, जो कि हमारी आंखों को ये जो रेंज होती है ये ग्रीन ब्लू कलर में दिखाई देती है। इसीलिए आतिशबाजी में कॉपर जो है ये ग्रीन कलर दिखाई देता है। क्रिप्टॉन, अब क्रिप्टॉन कैसा है? क्रिप्टॉन एक इनर्ट गैस है। ठीक है, तो अग्निशामकों में यानी कि आग बुझाने के लिए क्रिप्टॉन का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि क्रिप्टॉन इनर्ट गैस है और आग बुझाने के लिए ये रिएक्शन को, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को, अदर एलिमेंट्स के रिएक्शन को रोकता है। इनर्ट गैस है यानी कि अभिक्रिया ये कम करता है, निष्क्रिय गैस है, अभिक्रिया नहीं करेगा, अभिक्रिया करने से रोकेगा। इसीलिए क्रिप्टॉन का यूज अग्निशामकों में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। परमाणु आकार के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है क्योंकि इन जनरल आपको इतने सारे याद नहीं रहेंगे, बट आप एटलीस्ट 30 तक तो पीरियोडिक टेबल और उनके नंबर्स लाइन से याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या क्या होंगे? सबसे पहले आएगा हमारा मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, स्ट्रोंशियम आ जाएगा 38 और 56 आ जाएगा बेरियम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, उसके बाद फिर बेरियम। ये इस तरीके से बढ़ते क्रम बोल रहे हैं ना, बढ़ते क्रम, तो सबसे ज्यादा बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बढ़ते और घटते क्रम को ध्यान में रखना, सबसे छोटा पहले फिर बढ़ते हुए आगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है, बढ़ते में क्या लिखना है, बढ़ते में पहले सबसे पहले बड़ा आएगा या छोटा आएगा? तो बढ़ते में सबसे पहले छोटा आएगा, फिर आगे बढ़ते हुए क्रम में रहेगा, यानी कि मुंह जिधर बड़ा है उधर खुलता जाएगा इसका। ठीक है, बड़ा का साइन होता है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज मॉडरेटर? नाभिकीय रिएक्टरों में मॉडरेटर, मॉडरेटर मतलब कि
न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए, मॉडरेट करने के लिए मॉडरेटर का यूज किया जाता है। जैसे ही कोई भी आपके रेडियो एक्टिव फ्यूल होते हैं उनके ऊपर बॉम्बार्डिंग की जाती है, न्यूट्रॉन बहुत तेज स्पीड से इधर उधर मूव करने लगते हैं, तो उनकी स्पीड को भी हमको कंट्रोल करना होता है। तो मॉडरेट करने के लिए मॉडरेटर का यूज किया जाता है, जो कि यूज किया जाता है ग्रेफाइट। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन होता है जो कि न्यूट्रॉन की स्पीड को क्या करता है, धीमा करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। प्लूटोनियम और यूरेनियम तो फ्यूल के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। फ्यूल पूछता तो यूरेनियम प्लूटोनियम हो सकता था, परंतु मॉडरेटर बोल रहा है तो ग्रेफाइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन फ्लोरोसेंट लैंप? फ्लोरोसेंट लैंप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ऑर्गन, क्रिप्टॉन और नियोन, इन तीनों ही गैसेस का यूज किया जाता है, क्योंकि ये तीनों ही कैसी हैं, इनर्ट गैस या नोबल गैस है, और ये अभिक्रिया को रोकती हैं, इसलिए इन तीनों का ही प्रयोग। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि फ्लोरोसेंट लैंप क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब होता है, इसके अंदर आपके मर्क्यूरी वेपर भरे हुए होते हैं, गैस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। ठीक है, तो इसके अंदर ये नियॉन, क्रिप्टॉन या फिर ऑर्गन जो कि इनर्ट गैस होती हैं, इनको यूज किया जाता है। इस पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। इलेक्ट्रोड्स का कनेक्शन, जैसे ही इसमें करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगता है। इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, मर्क्यूरी से मिलेगा। मर्क्यूरी क्या करती है, यूवी लाइट जो है वो एमिट करती है। यूवी लाइट क्योंकि हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता, इसीलिए इसमें लगा हुआ होता है फॉस्फर। फॉस्फर यूज किया जाता है। ये फॉस्फर क्या करता है, इस यूवी लाइट को विजिबल लाइट में चेंज करता है, और विजिबल लाइट हमको दिखाई देती है। इस तरीके से फ्लोरोसेंट लैंप पे हमको लाइट दिखाई देती है। तो इनका यूज क्यों किया जाता है, इनर्ट गैस है, ये रिएक्शन नहीं करते, तो रिएक्शन को कम करने के लिए क्या किया जाता है, इनका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम एंड रेडियम? पोलोनियम और रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैक्यूरेल ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैक्यूरेल ने। इन्होंने बताया था कि किसी भी स्टिमुलाई के बिना ही कोई रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होता है वो रेडिएशन एमिट करता है। कौन बताया था ये? हेनरी बैक्यूरेल। नील्स बोर ने बोर मॉडल दिया था कि न्यूक्लियस में आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग ऑर्बिट्स में फिल होते हैं। बोर मॉडल दिया था नील्स बोर ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या दिया था, प्रोटॉन और नाभिक की खोज की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मैडम क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरे क्यूरी और मैडम क्यूरी का नाम आता है। ठीक है, तो हमारे आज के ये 30 सवाल थे। हमने पीरियोडिक टेबल से जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते थे, डेली लाइफ से रिलेटेड, है ना, उस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत ज्यादा करने की कोशिश की है। मैं आपसे कहूंगी कि आप पीरियोडिक टेबल एक बार बहुत ध्यान से देखें, कहाँ पर एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। एक बार आप ध्यान से देख लेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एग्जाम में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी पैटर्न से। हमने कोशिश की कि वो पैटर्न आपको दिखाएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए 30 प्रश्नों के साथ में। तब तक आप रिवीजन करती रहिए, पढ़ती रहिए, वीडियो को फिर से देखिए। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं।